जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई के जो भी महत्वपूर्ण दिन हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें बारी बारी से करके हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जो हमें परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आज आपको अच्छा लगेगा कि आज हमने करंट का प्रोसेस बदला है, तरीका बदला है। क्या है नीचे अभी समझ में आ जाएगा। अभी तक हम आपको प्रश्न बोलते थे, ये कैसा किया, वह कैसा किया, यहाँ ये हुआ, वहाँ हुआ, लेकिन अब आपको करना है कि हम आपको फैक्ट देंगे और आपको बनाना होगा कि इसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। आपको अपनी अगर तैयारी का आकलन करना है कि हमारी तैयारी कैसी है, तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना कि इसे प्रश्न कैसे बनेगा। मान लीजिए एक घटना पढ़ाई जाती, भारत में 1857 में एक क्रांति हुई जिसमें कि करीब 9 लोगों ने बलिदान दिया। ठीक, ये कहानी हमने सुनाई। अब आपको बनाना है कि इसे प्रश्न कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पूछेगा कि भारत में क्रांति कब हुई, 1857। नंबर 2, कितने लोगों की डेथ हुई, 9 लोगों की। क्रांति के क्या क्या मुख्य कारण थे इनमें से। तो अब आपको प्रश्न बनाने का प्रारूप हम शुरू कर रहे हैं कि हम आपको पूरे तथ्य देंगे और आपको सोचना है कि इससे परीक्षा में कैसे प्रश्न अटेम्प्ट हो सकते हैं। अगर ये प्रोसेस आपको अच्छी लगे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, सोशल कमेंट में, कि सर ये तरीका अच्छा है या इस तरीके को पहले ही तरीके में हम बदल दें कि हम प्रश्न पूछें और उस पर नीचे जवाब दें। बेहतर है कि आप प्रश्न बनाने का तरीका बताएं। हम यहाँ बोलेंगे, तरीके भी बोलेंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ तरीके हो सकते हैं। इससे 2 फायदे होंगे। अगर मेंस में आपको लिखना है, जैसे पीसीएस मेंस देना है तो यहाँ लोअर मेंस देना है, तो यहाँ पर आपको मेंस में जो पेपर आता है उसमें परीक्षा का प्रारूप बदलता है। तो बदलने के क्रम में हमें हर तरह से प्रश्न को सोचना होगा कि ये प्रश्न कैसे आ सकता है। आज हमने उसी को बदलने का प्रयास किया, आपको बड़ा मजा आएगा। चलिए आप बनाइए प्रश्न, हम देते हैं आपको फैक्ट। पहला सबसे पहले कल का जवाब दीजिए, फिर देखिए आज का नया करंट का तरीका बदल के हम आपको दे रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सोशल कमेंट बॉक्स पे ध्यान दिया करिए कि चाहे हमारी लाइव क्लास हो चाहे ये क्लास हो, इसका कमेंट आप सोशल कमेंट किया करिए। कमेंट लाइव चैट के अलावा जो कमेंट आता है उसको ज़रूर किया करिए। उससे एनालिसिस होता है किसी और के लिए कि हमें इस चैनल पे आके पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये प्रोसेस सही है या नहीं है या कैसी है। ठीक, हमने जान के प्रयोग किया है। चलिए आप इस प्रयोग में कितना सफल होते हैं हम देखते हैं। कल के सवाल का जवाब है, किस देश ने अभी हाल ही में अयोध्या को लेकर वैश्विक स्तर पर उपेक्षा कराई। मेरा सवाल समझ लीजिए। सवाल ये था कि किस देश ने अयोध्या को लेकर टिप्पणी करी और उस टिप्पणी के कारण पूरे दुनिया में उनकी बहुत भयंकर छीछी हो रही है। और इवन दैट उनके देश में क्रांति मच गई है, आफत मच गई, उनको अपने पद बचाना मुश्किल हो रहा है। दैट इज़ द कंट्री नेपाल। सही जवाब क्या है? नेपाल। वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने गलती से कह दिया अयोध्या तो हमारे यहाँ है, वो तो झूठ बोलते हैं भारत वाले। चलिए इस पर लेकर बड़ा विवाद है, उनके देश में आफत मची, वो अपने आप को बचाना मुश्किल हो पा रहा है। चलिए केपी शर्मा ओली साहब को एकदम ओले पड़ गए। चलिए शुरू करें अपना सेशन। यस, इनको जरा गौर से देखिए। अब देखो हम क्या पूछेंगे, इनको देख लिया। अब हम बात करेंगे, जैसे विधु नायर होंगे तुर्किस्तान में भारत के नए राजदूत। तो अब आपको सवाल क्या बनेगा, तुर्किस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया। नंबर 1, तुर्किस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त होगा। नेक्स्ट, अभी भारत सरकार द्वारा तुर्किस्तान का कौन सा नया राजदूत बनाया गया। ये अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या किसे नियुक्त किया गया। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 2002 बैच के विदेश सेवा यानी IFS ऑफिसर हैं। ध्यान रखिएगा, इंडियन सिविल सर्विसेज 3 रूपों में बनाई जाती है। एक होता है IAS ऑफिसर, एक होता है IPS ऑफिसर और एक होता है IFS ऑफिसर। ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 तरीके। पहला IAS ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। फॉरेन सर्विसेज यहाँ नहीं कहा जाता, ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट सर्विसेज है, फॉरेन सर्विसेज नहीं। फॉरेन सर्विसेज उसी का एक हिस्सा है। ऐसे ही IRS होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इन्हीं में लोअर कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हम हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या, आशगाबाद। मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मानात। तो ये था वहाँ के बारे में। अब आपको दिखाना है तुर्कमेनिस्तान के जो शासक हैं उनका नाम क्या है, जल्दी जवाब दें। ये हैं स्टीफन किंग, दिस इफ इट बेल्स। चलिए देखिए क्या, इनको पहचाने ध्यान से। अब चलिए क्वेश्चन बनाइएगा, हम भी बनाते हैं अभी भी। स्टीफन किंग द्वारा लिखित इफ इट ब्लेड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो आपको क्वेश्चन होगा कि इफ इट ब्लेड्स पुस्तक किसकी है, तो स्टीफन किंग की है। अब स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लेड्स नामक पुस्तक का
विमोचन किया गया। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया। इस पुस्तक की कहानी अल्बर्ट मैकडेड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्र है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी होगी। तो अब आप सबसे पहले तो ये जानें अल्बर्ट मैकडेड मिडिल स्कूल के पास रखे बम क्या है। तो आपको अच्छे से पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें स्कूल में कुछ बच्चे मारे गए थे, उसको लेकर ये पूरी कहानी लिखी गई। चलिए अगला चले। सवाल जान गए कैसे पूछेंगे, इस प्रकार पूछेंगे। चलिए देखिए, आपको सवाल बनाना है, फैक्ट हम देंगे, सवाल आप बनाएं। बात वही है, केवल हम बोल रहे हैं और पहले हम लिख देते थे। अब आपको सोचने पर मजबूर करना है, इसलिए हॉकिंस कुकर के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का निधन हुआ। ध्यान से रखेंगे, हॉकिंस कुकर हमारे हर घर में आता ना। हॉकिंस कुकर के जो चेयरमैन है ब्रह्म वासुदेव का निधन, उन्हें 1968 में कंपनी के बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। वह 1984 में पूर्णकालिक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाए गए थे। वह 2006 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार थे। समझ में आ गई ना मेरी बात। आपको सिर्फ पूछेगा हॉकिंस कुकर के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का निधन हुआ, तो क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्म वासुदेव जिनका अभी हाल निधन हुआ वो किस संस्था या किस निकाय के चेयरमैन थे। तो भाई हॉकिंस कुकर के थे। वर्ल्ड फेमस कुकर है जो घर में हम लोग खाना बनाते हैं उसका। चलिए इनको देखिए, हैंडसम बाबू को। वैसे अशोक गहलोत जी ने कहा हैंडसम लोग बुद्धिमान नहीं होते, जबकि मुझे लगता है हैंडसम लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं अगर वो नैतिक रूप से पाले पोसे गए हैं तो। चलिए, सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किया गया सम्मानित। नोट करेंगे, ये है सचिन अवस्थी। ठीक, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किया गया सम्मानित। सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में, वेबिनार ध्यान रखेंगे ऑनलाइन जिसे कहते हो, आप कहते हो नेट से, टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सचिन अवस्थी को वे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के संस्थापक और अध्यक्ष हैं अब्दुल बासित सैयद। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के मुख्यालय है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में। ठीक, अगला देखिए, फिर फिक्की, दैट इज फिक्की क्या है जरा। यूनिसेफ इंडिया के री इमेजिन कैंपेन के फिक्की के साथ साझेदारी की। तो सवाल क्या बनेगा, यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ अभी हाल ही में साझेदारी की है। तो अभी साझेदारी की इसके री इमेजिन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ, यानी यूनिसेफ ने फिक्की के साथ समझौता किया। यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिक्की का फुल फॉर्म देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज फिक्की, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के री इमेजिन अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमज़ोर वर्ग और बच्चों की मदद करना है। साथ ही यह व्यापार के संचालन के साथ साथ रोजगार व्यवस्था को संभावित दीर्घकालीन नुकसान से बचने में भी मदद करेगा, है ना। चलिए अगला देखिए, दैट इज नाबार्ड, है ना। क्वेश्चन बनाइए, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। तो नाबार्ड ने किस क्रम के अवस्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया है। तो 39वां मनाया। नाबार्ड के बारे में हम नीचे बता ही रहे हैं। चलिए सुनो, नाबार्ड ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, दैट इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकें जिनमें वो शामिल हुए थे। तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं GR चिंताला, नोट कर लीजिएगा, GR चिंताला, WYST, दैट इज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई। कभी हाल ही में 15 जुलाई किस दिवस के रूप में मनाया गया। देखो सवाल बता रहे हैं,
पहला सवाल पूछेगा विश्व कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। फिर पूछा है अभी हाल ही में 15 जुलाई को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया? तो 15 विश्व युवा कौशल दिवस है ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए अवसर के साथ साथ युवाओं को बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। देखिए यहाँ 3 सवाल बनेंगे। विश्व कौशल दिवस कब मनाया था? 15 जुलाई। अभी हाल में 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युवा कौशल। विश्व युवा कौशल में किन लोगों को चिन्हित किया गया? तो बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए, है ना। चलिए देख लिए। चलिए, रुद्रेंद्र टंडन होंगे अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत। क्या बनेगा सवाल? जरा कमेंट में जल्दी बताइए क्या बनेगा सवाल। सवाल बनेगा अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए। दूसरा सवाल बनेगा रुद्रेंद्र टंडन किस देश में अभी हाल ही में भारत के राजदूत बनाए गए। तीसरा, सार्क के किस देश के राजदूत के रूप में रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया। तीसरा सवाल है ना, कैसे पूरा देखेंगे। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत है। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। तो अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत, है ना। विक्रम दुरई विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत। सवाल पैसे ही बनेगा जैसे अभी ऊपर बताया। बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत कौन है? विक्रम दुरईस्वामी। विक्रम दुरईस्वामी किस देश में नियुक्त किए गए? बांग्लादेश में। फिर वही बनाएगा किस सार्क देश में? अब तो आप जवाब दीजिएगा, हो ना। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत है। वह ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। अब यहाँ पर बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश के बारे में नीचे कमेंट्स में लिखिए। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल गनी। और वहाँ की प्रधानमंत्री तो आप जान ही गए कौन? यस, शेख हसीना। राइट। अगला देखिए। दुबली पतली जरूर है, बहुत टैलेंटेड महिला थी। यस, आप अगर कभी भी आप निराला संग्रहालय इलाहाबाद गए हों तो शायद आप इन्हें पहचान जाते। सर आपके पास समय ही नहीं है कहीं जाने का, बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त भाई। वो जो सौतान है ना आपके बगल में, मोबाइल, इसने सब कुछ छीन लिया आपका। चलिए, जानी मानी सिरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन हुआ। क्वेश्चन क्या बनेगा? अभी ज्योत्सना भट्ट का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सिरेमिक कलाकार यानी मिट्टी पर उकेरी जाने वाली आकृतियों पर कलर भरने वाली। यह बहुत 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 टैलेंटेड प्रसिद्ध मृत्तिका कला दैट इज सिरेमिक आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट का निधन हुआ। उनका जन्म 1940 में कच्छ में हुआ था और बाद में वह जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी। वह एक भारतीय सेरेमनी और कुम्हार थी। भारत में समकालीन मृत्तिका कला क्षेत्र में उनका अहम योगदान, हम तो कहते हैं इतनी किताबें भी आप सिरेमिक क्षेत्र में पढ़ेंगे, सब किताबों में मोस्टली इन्हीं के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, मिट्टी पे कलाकारी करके बनाने वाली। चलिए इनको देखिए। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से किया जाएगा सम्मानित। सवाल जान गए होंगे, गुरबख्श और पलाश नंदी को कौन सा सम्मान मिलेगा? बागान रत्न सम्मान। बागान रत्न सम्मान से कौन कौन सम्मानित किया गया? गुरबख्श और पलाश सिंह। ये ऐसे सवाल बनेगा। एटी के मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड्स गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेट के पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। क्लब के इस साल 29 जुलाई को होने वाले मोहन बागान दिवस, देखिए मोहन बागान दिवस कब मनाया था? 29 जुलाई को, महामारी के कारण आयोजित नहीं करने का फैसला लिया गया है।
वर्ष 1911 में 29 जुलाई को बागान की IFA शील्ड जीत की तारीख थी जब उन्होंने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। तो ये थी महत्वपूर्ण बात। अब बात आती है, यहाँ तक हमें आपको पहुँचाना था। अब जो हम रोज़ आपके लिए लेकर आए, तो आज हम आपके लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क और सिटी, और उम्मीद है आप इन्हें अगले कमेंट्स बॉक्स में हमें जवाब दें। रोज़ इससे एक सवाल पूछाना शुरू कर देंगे आपसे, ठीक। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ है? लखनऊ में। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर और रैया। यस, यहीं पे तो हम थे। यस। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा आगरा। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कानपुर। साइंस पार्क संडीला, साइंस सिटी अलग है, साइंस पार्क अलग, नोट करिए। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव। स्पायरल यानी टेक्सटाइल पार्क टोनिका सिटी गाजियाबाद। साइबर सिटी कानपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा। लायन सफारी अच्छे से पता इटावा। नाइट सफारी ध्यान रखिएगा, लायन सफारी इटावा, नाइट सफारी नहीं, नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर। जॉब प्रौद्योगिकी पार्क इलेक्ट्रॉनिक सिटी पार्क है लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा। मेडी सिटी यानी दवा वाला क्या होगा? चक गंजरिया लखनऊ। वेब सिटी गाजियाबाद। टॉय सिटी नोएडा। एग्रो पार्क बाराबंकी व बनारस। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ बनारस। और सोलर सिटी कार्यक्रम पर फ्यूजन पार्क आगरा, इलाहाबाद, मुरादाबाद और कन्नौज। आपको देखना होगा, पूछे कि इनमें से कहाँ पर सोलर सिटी नहीं स्थापित की गई है, ये सोलर सिटी में कौन शामिल नहीं है? तो आगरा, इलाहाबाद, मुरादाबाद और कन्नौज के अलावा जो भी होगा वो इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक। ये था हमारा सेशन। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए और आगे चलते हैं। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न है, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया? और आपको मलाला दिवस पर जितनी जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा नीचे लिखिए। हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया? तो भैया 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई या 14 जुलाई, इनमें से आपको बताना है मलाला दिवस कब मनाया गया। इनमें से कौन सा होगा जो मलाला दिवस के बारे में आपको बताना होगा, ठीक। ये था हमारा आज का हैंडसम टाइप का सेशन। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, उम्मीद है आपने नोट किया होगा, और उम्मीद है बहुत मेहनत कर रहे होंगे आप आने वाली परीक्षाओं के लिए। बहुत जल्द ही हम कोविड-19 से जीतेंगे और फिर रचेंगे हम एक नया इतिहास, और हम पहुंचेंगे 5 ट्रिलियन इकॉनमी पर। आपको भी मजाक लग रहा है, हम इंडियंस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। कोविड-19 को हो सकता है हम ही मात देंगे, और उम्मीद है हमने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है। दुनिया में सबसे कम डेथ रेट है आपके देश में। यस, इसके बड़े ढेर सारे लोग अब अलग अलग तर्क देंगे कि उन्होंने जांचें नहीं कराई, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। ये तो नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक ये है कि हम इंडियंस का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। अरे भाई, हम रोड किनारे नाली के बर्तन धोए हुए बर्तनों में छोले भटूरे वाह चटकारी लेके खाते हैं, हमें कुछ हो ही नहीं सकता। यस, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल आज इतना ही।